So now students, we are going to do some study about resistivity in detail. So let's first write deriving the expression for resistivity शायद स्पेलिंग ना लग रही, मैंने बोल दिया, इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट. रिलैक्सेशन टाइम तो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर 8 में से सीधे चले जाते हैं इसके इर्द गिर्द जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सबसे हमने देखा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये तो आप समझ में आ गया हमको होता है. और हम चाहें तो इसको खोल सकते हैं NaEVD इंटू रो L बाई ए. मतलब हमारा मेन उद्देश्य है रो निकालना. और V को भी क्यों ना हम वेद लिखते हो, यहाँ पे वेद की जगह वेल हो जाता है, हम लेंथ ले रहे हैं. सो ये देखो कैंसिल हो गया. तो वी हैव E इज इक्वल्स टू NaE और VD को भी लिख लो E टॉ बाई M इंटू रो बाई ए. तो ये ए से कैंसिल हो गया. सो वी हैव ये ई से ई कैंसिल हो गया. तो मैंने एक तरीका इसीलिए लिया ताकि 2 लाइन में डेरिवेशन आ जाए. तो कितना आ गया हमारे पास, 1 इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टॉ बाई M इंटू रो. सो वी हैव रो इज इक्वल्स टू M बाई NE स्क्वायर टॉ. तो ये हमारा फाइनली रेजिस्टिविटी डिराइव हो गई. ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये एक्चुअल फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का. कुछ रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला नहीं होता है RA बाई L, ये छोटे में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है. और सब चीज़ें रेजिस्टिविटी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इस फॉर्मूले से निकलती हैं. आइए इसको फैलाते हैं. ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है. हमें देखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो M बाई NE स्क्वायर टॉ है. यानी कि अब इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं, मास और इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको हम बदल नहीं सकते. यानी कि रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, ऑल्सो रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. तो यहाँ से हम बता पाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन, अच्छा सॉरी हो तो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे करें. फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ये लिखना चाहिए था मुझे, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. आइए पहली बात करते हैं कंडक्टर्स की. कंडक्टर्स में क्या होगा, देखिए सपोज हमें टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज्ड. अब क्या होता है कंडक्टर के अंदर 10 पावर 29 पर मीटर क्यूब इस ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं. तो इसका मतलब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोलिजन भी गजब की लेवल का हो रहा होगा ऑलरेडी, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है. अब क्या किया आपने, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया. ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर भी चलो मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, और कुछ टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से 2 चीज़ें हो गई. एक तो कोलिजन बढ़ गया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में आपस में कोलिजन इंक्रीज हुआ, और दूसरा कुछ कैटायंस बन गए, कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को जुदा कर लिया. टेम्परेचर की वजह से उनमें एनर्जी आ गई, उन्होंने अपने आप को अपने एटम से खुद को जुदा कर लिया. तो वो क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी कि नंबर डेंसिटी जो N है वो भी इंक्रीज हुई. अभी 2 चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं. अब बुद्धि और वेग का इस्तेमाल करें अगर, तो हम जानते हैं कि इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अगर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की ज़रूरत भी नहीं है, और ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अगर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एडिशन होता भी है उनका, तो
there will not be any appreciable effect of those increased number of free electrons because already we have, समझ लीजिए कोई लेवल ही नहीं है, इतने ज़्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कुछ बढ़ोतरी होती भी है तो उसका असर मेन नंबर पे नहीं होता, परंतु कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अंग्रेजी में कैसे लिखें इस बात को, देखिए द फैक्टर बाय विच, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम वाली भाषा लिख रहा हूँ, द फैक्टर बाय विच collisions increase dominates over the factor by which number density increases. Hence, ultimately resistivity is affected by the increase of collisions। तो क्लियर हो गया। तो अगर कोलिजन बढ़ाओगे तो क्या होगा, कोलिजन इंक्रीजेस, इफ कोलिजन इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कैटायन से टकराते रहेंगे, बहुत सारे टकराना ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैटायन से टकराते हैं, वही कारण होता है रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया और हमारे प्लस कैटायन से बेचारा टकरा गया, और ये टकराना बहुत ज़्यादा बार होगा तो नेट जो रिलैक्सेशन टाइम होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को इजाज़त होती है जाओ घूमो, ऐसी इजाज़त उसको अब कम हो जाएगी, कर्व हो जाएगी उसके लिए फ्रीडम, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें m/ne² टाउ, तो उसमें क्या हो रहा है कि एरो की मदद से देखें तो रिलैक्सेशन टाइम घट ज़्यादा रहा है पर नंबर डेंसिटी बढ़ कम रही है। ओके, तो अल्टीमेटली एरो किसका डोमिनेट कर गया, रिलैक्सेशन टाइम का। सो ये ज़्यादा घटने के कारण अल्टीमेटली रो ज़्यादा बढ़ता है। सो फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature। यही कारण है कि तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो अगर हम ओम्स लॉ देखें तो हम देखते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V इवन फॉर अलॉय जो कि बेसिकली रेजिस्टर्स होते हैं उनको होना चाहिए ऐसे, पर वो डिविएट हो जाते हैं क्योंकि 1/r जो है, 1/r जो स्लोप है, देखो यहाँ पे 1/r का स्लोप थीटा ही है, इस तरफ डिविएट होने की वजह से 1/r का स्लोप देखो कैसा है, कम हो गया ना। तो 1/r का स्लोप जो है, 1/r स्लोप होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि r क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये से होते हैं डिविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ। सो एट हाई टेम्परेचर ऐसा होता है। ये होता भी क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस में जब ज़्यादा करंट जाएगा तो टेम्परेचर राइज होगा उस रेजिस्टर का, है ना, वो रेजिस्टर का टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर राइज होने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और हेंस रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर के केस में तापमान बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब हम आते हैं अलॉय के केस में क्या होता है, और इसका फॉर्मूला भी दे देता हूँ मैं आपको कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से फॉर्मूला है 1 + अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर। अब इसमें एक नई चीज सामने आती है हमारे, अल्फा। व्हाट इज अल्फा? दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है ना, तो क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी यूनिट ऑब्वियसली ऐसी होगी कि 1 बन जाए, मतलब 1 की कोई यूनिट नहीं होती ना, तो अल्फा और टी मल्टीप्लाई होकर क्या होना चाहिए, यूनिटलेस। सो ऑब्वियसली यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगी, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है। हम जानते हैं इस बात को, केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल के बारे में हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम अल्फा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। क्या है स्टैंडर्ड डेफिनेशन अल्फा की, लेट अस राइट।
तो वही हमने क्या लिखा अभी कंडक्टर के लिए, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रो नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर हम नोटिस करें तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से, रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट को बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये बोला जाता है। तो आप नोटिस करें कि डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द fractional change in resistivity per unit change in temperature, change in temperature। तो इस तरीके से डिफाइंड होता है। इसके अलावा कुछ भी मत लिखना, इसके अलावा कोई और डेफिनेशन होती नहीं है आपके अल्फा की। नाउ लेट्स गो ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ मटेरियल्स नोन एज अलॉयज। सो अलॉयज के बारे में क्या बोला जाता है, अलॉयज में भी यही एक्सप्लेनेशन यूज किया जा सकता है और इनका भी फॉर्मूला सेम होता है। हालांकि इस बहुत अमेजिंग बात यह है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल, बहुत कम वैल्यू होती है अल्फा की। इसके लिए क्या होता है, ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल वैल्यू, दिस वेरी स्मॉल वैल्यू, even for very large range of temperature rise, range of temperature, very small value, even for very large range of temperature, ये अल्फा डेल्टा टी फिर भी बहुत छोटा नंबर रहता है 1 के सामने, तो ये हम निगलेक्ट कर देते हैं और रो रो नॉट ही रहता है। द रेजिस्टिविटी रिमेन्स एज इट इज, रेजिस्टिविटी does not change। तो resistivity even for large temperature ranges does not change for an alloy, और that is the reason जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये सब में रेजिस्टिव ये अलॉय यूज किए जाते हैं। एंड इट इज फॉर दिस रीजन, क्या रीजन है, अल्फा की स्मॉल वैल्यू, दे आर यूज्ड, यानी कि अलॉय आर यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे क्या फायदा होगा इंस्ट्रूमेंट्स, इसका फायदा ये है कि व्हेन टेकिंग एनी measurement, current is passed through the wires, current is passed through alloy wires which get heated up due to current, get heated up due to heating effect of current, heating effect of current. Thus there will be a rise in temperature, will be a rise in temperature, but due to low value of alpha, no appreciable changes in resistivity, appreciable changes in resistivity। तो ये हमारे सामने सारी कहानी अलॉय के लिए आ जाती है कि हम अलॉय क्यों यूज़ करते हैं रेजिस्टर बनाने के लिए, नाइक्रोम वायर्स बनाने। अब इसके एग्जांपल ले लो, कुछ हाँ मुंह से निकल गया तो एग्जांपल भी ले लो। नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटिन है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, ये तीन हम एलिमेंट यूज़ करते हैं मेनली, इनका नाम लिया जाता है एक्चुअली फॉर मेकिंग रेजिस्टर्स, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। तो हम ये बनाते, इनसे बनाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है वाइवा में, तो ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अब बात करते हैं हम आगे सेमीकंडक्टर के केस में। पन्ना पलटते हैं, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो तीसरा एलिमेंट जो हमारे सामने आता है मटेरियल, वो है सेमीकंडक्टर। फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, m/n² tau। इन अ सेमीकंडक्टर the number density, that is the number of free electrons, is not much, and hence on increasing temperature n increases and collision also increases, though the factor by which number density increases dominates over the factor by which collision increase। हम जानते हैं कि कोलिजन का रिलैक्सेशन टाइम से इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सो अब हम फॉर्मूले में देखें एरो की मदद से n² tau, तो आपका ये ज़्यादा बड़ा एरो है, इसका फैक्टर ज़्यादा है, इसका छोटा है, तो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ, n। तो यहाँ से क्या, कोलिजन इंक्रीजेस और से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो हम पहले लिख दिया है द फैक्टर बाय विच नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस डोमिनेट्स ओवर द फैक्टर बाय विच कोलिजन इंक्रीजेस और से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। हेंस फाइनली the resistivity decreases। तो देखिए आप कि हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घट जाती है, यानी कि वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है, इट बिकम्स अ बेटर कंडक्टर। अब इसके पीछे की कहानी और डिटेल में पता चलेगी सेमीकंडक्टर में, पर ये बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी है और एग्जाम में बहुत आता है, सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत आता है और कंडक्टर को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेमीकंडक्टर को लेकर पूछी गई आज तक की डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर फॉर अ सेमीकंडक्टर ज़्यादा पूछा गया है। तो ये आपके सामने हमने कर दिया इसको। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कौन सा फॉर्मूला गवर्न करता है इसको। इसका फॉर्मूला कभी पूछा नहीं जाता, लिखने को लिख देते हैं -Eg/kT, वेयर जो Eg होता है वो बैंड गैप एनर्जी होता है। बैंड गैप एनर्जी, कौन सा बैंड, सबने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर से केस में ये करीब 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क रहता है इनके बीच में, तो अप टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में रहता है, मतलब मोस्टली 1.1 मान के चलिए आप। तो मैं 1.1 पर ज़्यादा टिक कर रहा हूँ। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रहता है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ये गैप रहता है, जो कि ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाएगा और इजीली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे जा पाएंगे, वैलेंस बैंड्स छोड़ के, अपने कोवैलेंट बैंड्स को छोड़कर यहाँ पे जा पाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर अगर डोप ना किया जाए, पता नहीं आप लोग कोई बात क्लियर है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है सेमीकंडक्टर थोड़ा पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेलेबल ऑफ नोन अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस, बट ये है कि वैलेंस बैंड से अपने कोवैलेंट बैंड को तोड़कर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर लेते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव देम इनफ एनर्जी। ऑलरेडी उनके पास जो एनर्जी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, यानी कि एक रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्याप्त नहीं है एक अच्छी कंडक्टेंस के लिए। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं, अपने कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं।
अपने न्यूक्लियर पुल से जुदा होने की हिम्मत आ जाती है उनमें और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। हम उसी कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं ईजी में। ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये वो टेम्परेचर है जिसकी बात की जा रही है, ये एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, और रो नॉट उस वक्त जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की। हालांकि इस फॉर्मूले पर कोई क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज तक नहीं पूछा, पर ये पता होना चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ। अब बातें इंसुलेटर की। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम कई बार इनको डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनको कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है। सो इसके लिए फॉर्मूला वही रहता है, रो नॉट ई माइनस ई जी बाई के टी, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन इन इंसुलेटर्स दिस कंडक्शन बैलेंस बैंड में कुछ फर्क तो रहता है, करीब करीब कहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फासला रहता है वी बी और सी बी के बीच में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ा जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से तो सही नहीं होगा। तो बाय डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वी समहाउ मेक इंसुलेटर्स अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये इसके लिए फॉर्मूला सही है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता। और फिर भी कोई बोले तो इंसुलेटर में वही वेरिएशन होगा जो कि आप सेमीकंडक्टर के लिए दे दिए हैं। तो ये सब हमने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बता दिया है अभी।